हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स करेंगे 25 जून से लेकर 1 जुलाई 2023 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेन कॉपी लेकर बैठिए हमेशा, क्योंकि साथ में कुछ चीज़ें हमेशा ऐड करने के लिए रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास, ठीक है। देखिए, पहली न्यूज़ जो हमारे पास यहाँ पे है वो ये है कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन वो कहाँ पे रन करने वाला है, जिंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। देखिए भाई, एक तो पहले समझिए इस बात को कि हमारे जो देश है, हमारा देश ही नहीं कहेंगे, हम अपनी अर्थ की बात करते हैं। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा होती जा रही है, और अब हम धीरे धीरे करके बहुत सारी ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इस पॉल्यूशन को, इस जो अर्थ का जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब चीज़ों को कॉम्बैट कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, इस न्यूज़ की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन वाले की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो फ्यूल सेल को यूज करती हैं, ठीक है। किसको यूज करती हैं? फ्यूल सेल को यूज करती हैं, ताकि फ्यूल सेल्स को यूज करके किस किस को कन्वर्ट कर देती हैं, हाइड्रोजन को, और प्लस जो ऑक्सीजन है इसे क्या कर देती हैं, वो कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिसिटी में। किस किस को? तो आपको याद रखना है, जो हाइड्रोजन ट्रेन्स होती हैं वो फ्यूल सेल्स का यूज करके क्या कन्वर्ट कर देती हैं, आपको याद रखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ताकि क्या किया जा सके, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके वहां पर, और उससे फिर ये ट्रेन यहाँ पर चलाई जाती है, जो कि इको फ्रेंडली है। हमें याद रखना है, जो कि क्या है हमारे पास, इको फ्रेंडली है, और ये ऑल्टरनेटिव यूज है किसका, जो डीजल ट्रेन यूज होती हैं उनका ऑल्टरनेटिव यूज है। अब देखते हैं, देखिए कहता है इंडियन रेलवे इज सेट टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि कहां से चलेगी, जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से, और कब की बात हो रही है ये, बाय मार्च 2024 में। कहता है द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ द हाइड्रोजन ट्रेन इज शेड्यूल टू रन बिटवीन, अब पहला प्रोटोटाइप मतलब पुराना वाला, ठीक है, एक मतलब पुराना फॉर्म जो है वो कहां से कहां तक चलेगा, जिंद सोनीपत हरियाणा में, सेक्शन इन नॉर्दर्न रेलवे इन फिस्कल ईयर 2023 एंड 24, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर किसमें चलने वाली है, 2023 और 24 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। इंडिया की पहली हाइड्रोजन प्लांट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड नियर रेलवे जंक्शन इज जिंद हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। अब बार बार एक ही बात को बोल रहा है। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि जब हम हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं तो वो नॉर्दर्न रेलवेज के द्वारा कहां पर इनिशिएट की गई है, तो वो हमें याद रखना है कहां पे इनिशिएट की गई है, हमारे जिंद हरियाणा में, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा से एक दो चीजें फैक्चुअल क्वेश्चन निकालते हैं। आप मुझे बताएंगे, जब आप जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आप एक मेला पढ़ते हैं, उसका नाम है सूरज कुंड मेला। तो आप मुझे बताएंगे वो सूरज कुंड मेला जो है वो कब चलता है, ठीक है, कब से कब तक चलता है, जो कि जनवरी मंथ में यहां पर मनाया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको और आप मुझे बताएंगे। अब देखिए, जब हम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो हरियाणा का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है हरियाणा का फॉर्मेशन या हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की जाती है। हिंदी बोलने वाले लोगों को पंजाब, उस समय पंजाब सूबे से या पंजाबी बोलने वाले सूबे से अलग किया गया था, ठीक है। अगर आप सबने करंट अफेयर अगर सब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल इसके बारे में नॉलेज होगी। हरियाणा से एक क्वेश्चन और आपके पास आता है कि गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है, ठीक है। तो गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट भी कहाँ पर आता है, तब भी आप टिक करेंगे, हरियाणा में इसका आंसर टिक करेंगे। हरियाणा को जरा सा अगर हम देखें तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं, जो कि कहाँ की है, पानीपत में हुई है। जो 3 इंपॉर्टेंट पानीपत के युद्ध कहाँ पर हुए हैं, हरियाणा में ही हुए। पहले की बात करते हैं तो पहले वाले में आप याद रखेंगे, जब बाबर यहाँ पर आएगा, और बाबर किसे हराएगा, तो इब्राहिम लोधी को हराएगा। और इसमें कौन सी वाली बैटल होती है, यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है ये, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमें देखने को मिलती है, जो कि कब हुई थी, 1526 में। उसके बाद दूसरी वाली की बात करें तो जिसमें अकबर, ठीक है, वैसे अकबर नहीं लड़ रहे हैं, याद रखना है आपको, अकबर तो नाम चल रहा है, ठीक है। अकबर और किसके वर्सेस किसके बीच में होती है, ये हेमू विक्रम आदित्य के, जो कि कब हुई थी, 1556 में यहां पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी जो है, ये सेकंड हो गई, थर्ड आती है 1761 में, जब मराठे किससे हारते हैं,
अहमद शाह अब्दाली से, अहमद शाह अब्दाली से हारते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा साथ साथ रिवीजन करते रहा करो ताकि पहली सेकंड थर्ड अगर बैटल ऑफ पानीपत आ जाए तो आप टिक कर पाए वहां पर कि कहां कहां पर ये है। ठीक है, अब अगर हम हरियाणा की बात करें, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसके साथ राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है जिसका नाम क्या है, दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पे कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो कहाँ चलने वाली है, तो आप याद रखेंगे कहाँ चलेगी, वो जिंद डिस्ट्रिक्ट, और जिंद कहाँ पर आता है, हरियाणा में आता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगली आती है हमारे पास यहाँ पे अगला करंट अफेयर, कहता है, अगला कहता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। आप सबको पता है स्टार्टअप क्या है, जब हम अपना बिजनेस एक तरीके से लेकर आते हैं उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट रिलीज्ड बाय पॉलिसी एडवाइजरी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकालो कि इसको किसने रिलीज करा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, किसने रिलीज करा है, पॉलिसी एडवाइजरी एंड रिसर्च फर्म स्टार्टअप जिनोम ने इंडियन इकोसिस्टम कॉन्टिन्यू टू राइज। इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो बढ़ता जा रहा है। विद बेंगलुरु कर्नाटका स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज पोजीशनड टू द 20th स्पॉट। ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वैसे तो टॉप 5 की अभी हम बात करेंगे ही, बट अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जो बेंगलुरु कर्नाटका है उसकी कितनी पोजीशन है, तो वो 20th हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें मुंबई महाराष्ट्र जो है मूव्ड अप 5 प्लेसेस, जिसका कितना रैंक है, 31st पोजीशन देखने को मिलती है। और दिल्ली की बात करें तो 24th पोजीशन हमें देखने को मिलती है। और ये लिस्ट कब पेश की गई है, तो 2023 में इसको पेश किया गया है। ठीक है, अब यहां से निकालते हैं वो 5 जो हमारे पेपर के लिए आ सकती हैं। पहली कौन सी है, तो पहली आपको याद रखनी है, यहाँ पे मेंशन है जिसका नाम क्या है, सिलिकॉन वैली। यहाँ पे मेंशन भी है आपको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिकॉन। ठीक है, सबसे पहली कौन सी आती है हमारे पास, सिलिकॉन। सेकंड कौन सी आती है, न्यूयॉर्क सिटी, याद रखेंगे आप, जो कि कहाँ पर है, लंदन में, इसका सेकंड रैंक आता है। थर्ड की अगर हम बात करें तो लॉस एंजल्स, उसके अलावा एल अबीब करके, ऐसी करके 5 आप यहाँ पे लिस्ट बना लेंगे अपने पास ताकि आपको पेपर के लिए कोई दिक्कत ना आए। याद रखिए बेंगलुरु की पोजीशन क्या है, 20th, दिल्ली की क्या है, 24, मुंबई की क्या है, 31st। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर को देखेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है फॉर्ब्स वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs लिस्ट 2023। अब एक बात करते हैं, देखिए फॉर्ब्स एक्चुअली में क्या है, आप सबको पता है फॉर्ब्स एक अमेरिकन क्या है, बिजनेस मैगजीन है। ठीक है, अगर हम एक मिनट बेटा, इससे पहले शायद एक करंट अफेयर छूट गया ना अपने पास, हाँ बाल साहित्य वाला, सॉरी ये करेंगे पहले। क्या आता है, बाल साहित्य पुरस्कार एंड युवा पुरस्कार अवार्ड 2023 के दिए गए हैं। अब यहाँ मैंने लिस्ट नहीं बनाई है कि किस किस को दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे रेसिपिएंट हैं। आप इसकी लिस्ट बाद में बना लेंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप साथ साथ इसको बना लेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। कहता है द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ साहित्य एकेडमी, इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑन लेटर्स एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, जिसके चेयरमैन कौन है, माधव कौशिक हैं। ठीक है, इन्होंने 22 रेसिपिएंट बताए हैं बाल साहित्य पुरस्कार के और 20 विनर्स बताए हैं किसके, युवा पुरस्कार के 2023 के लिए। ठीक है, अब कहता है ये वर्क कैसे सिलेक्ट किया जाता है, देखिए क्या लिखा है। कहता है द वर्क्स वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस, जो कि कौन रिकमेंड करता है इसको, 3 लोगों की ज्यूरी होती है जो लैंग्वेज इन सब चीज़ों से बात करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं और इसके अकॉर्डेंस वो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पेश करवाते हैं। कहता है साहित्य एकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का एक एनुअल अवार्ड है जिसकी स्थापना की गई थी कब, 2010 में, याद रखेंगे, एंड फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक ऑफ एन इंडियन ऑथर। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज़ें यहाँ पर क्लियर रखनी है अपने पास। ठीक है, चलिए तो ये छोटी सी न्यूज़ है आपको, बाकी इसमें इतना डेटा तो डेप्थ में नहीं पूछेगा, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन सा अभी ये चीज़ हुई है। ठीक है, कितनी रेसिपिएंट है ये आ सकता है, विनर्स की लिस्ट की चांसेस बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अगला आता है फोर्ब्स की बात करते हैं। तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओस की लिस्ट आई है 2023 की। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए फोर्ब्स एक्चुअली में क्या है, तो आपको याद रखना है ये क्या है एक्चुअली में, अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है। इस मैगजीन का जो गोल है उसमें बिजनेस भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब ऐसा ही नहीं कि अकेला बिजनेस को ये टैली करता है, बिजनेस के अलावा अगर हम बात करें फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बीसी फोर्ब्स ने, ठीक है, इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और ये क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया, अमेरिकन बेस्ड मैगजीन है, जिस बिजनेस मैगजीन है, जिसमें जो है वो वर्ल्ड के जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे आए दाना मतलब आ जाती है इनके बारे में न्यूज़ हमारे पास। ठीक है, देखिए क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स लिस्ट आई है 2023 की। हरीश भट्ट ब्रांड कस्टोडियन ऑफ टाटा ग्रुप, ध्यान देंगे आप कौन है, हरीश भट्ट किसके हैं, ब्रांड कस्टोडियन ऑफ टाटा ग्रुप, वाज रैंक्ड अमंग द टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओस। और कितने सालों में बने हैं ये, 2 बार लगातार बन रहे हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, 2 बार लगातार यही बने हैं। 2023 के लिस्ट को देखें तो ये 11th एडिशन ऑफ फोर्ब्स है, जिसमें 50 सीएमओस की लिस्ट को आउट किया गया था। पहले कौन है, विलियम बाइट, याद रखेंगे, सीएमओ है किसके, वॉलमार्ट के, ठीक है, जो कि यूएसए बेस्ड है। उसके बाद है मार्सेल मार्सोंडस, जो कि ग्लोबल सीएमओ है एन्यूशर के। अभी आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वाले को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले आते हैं हमारे पास। और 2023 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मॉर्गन फ्लैटे ईवीपी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, ग्लोबल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, हेड ऑफ न्यू बिजनेस वेंचर्स एट मैकडॉनल्ड, यहाँ पर इनको भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये छोटी सी लिस्ट है, आपको बस कुछ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 3-4 लोग याद रहेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इतना सा पढ़कर आपके लिए काफ़ी रहेगा। आगे आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आईआईटी कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा है टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग एंड आर्टिफिशियल रेन। हम सबको पता है कि ऐसा नहीं है कि भारत एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ कभी मानसून नहीं आते हैं या मानसून कम समय के लिए आते हैं। हम सबको पता है मानसून भारत में भरपूर आते हैं और अभी भी चल ही रहे हैं, आपको भी पता है। ठीक है, बट अगर हम इसके बारे में थोड़ा और खुल के बात करें तो ऐसा भी भारत में बहुत सारे इलाके हैं जहां पर प्रॉपर तरीके से जो है बारिश या सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं या फसल अच्छे से नहीं हो पाती है, सूखा पड़ जाता है। उन सारी जगहों के लिए ये चीज़, ये जो आर्टिफिशियल रेन है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। ठीक है, देखिए कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसने एक टेस्ट किया था। ठीक है, एक टेस्ट करा था, ठीक है, जो कि 5000 फीट से ऊपर था, उसको करा था। और ये क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट जो है वो इनका पास हो चुका है। ये क्या था, यहाँ पे एक टेस्ट था जिसमें आर्टिफिशियल रेन होनी थी क्लाउड सीडिंग करके। तो क्या किया जाता है, हेलीकॉप्टर या फिर अगर हम बात करें एरोप्लेन की मदद से, ठीक है, पूरे एक जगह पे उनको घुमाया गया कानपुर वाले एरिया में, और वहाँ पर जो है वो एक पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे ही वो पाउडर पूरा का पूरा फैलना शुरू हुआ, उस पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जैसे ही वो लैंड करने लगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे, आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, जैसे ही वो लोग लैंड करने के लिए पहुँचे अभी, ठीक है, जैसे वो उनका जो वो प्लेन है जो वो लैंड करने के लिए पहुँचा, तब तक वहाँ पर बारिश हो चुकी थी और वो बारिश बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। तो याद रखना है आपको, ये एक आर्टिफिशियल तरीका है। जिन एरियाज में ड्रॉट पड़ता है या हमें इरिगेशन के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, उन सब जगहों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें आप प्रेसिपिटेशन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। किन किन एजेंट से, याद रखिए, सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, सॉल्ट हो जाएगा, पोटाशियम और अदर बहुत सारे एलिमेंट से ये आप कर सकते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में सेस्ना, ठीक है, सेस्ना एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप, जिसमें जो है वो मैंने आपको बताया ना, वो पाउडर वगैरह वगैरह सब डाला गया और उसके बाद उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करा। जब वो वाटर वेपर के साथ, नेचुरली वाटर वेपर के साथ आया तो वो क्लाउड बन गए और उन क्लाउड ने फिर क्या कर दी, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन कर दी। ये अचीवमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खोल देती है। मैंने आपको अभी बता दिया कहाँ के लिए स्पेसिफिकली बोला गया, बुंदेलखंड का इलाका जहाँ पर पानी की स्कैरसिटी हमें देखने को मिलती है।
ठीक है। तो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वहाँ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा, बुंदेलखंड ही नहीं बेटा, जहाँ जहाँ पर क्या रहेगी हमारे पास स्कैरसिटी ऑफ वाटर होगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। ठीक है। वैसे तो हम साइंस की फील्ड में बहुत आगे आगे जा रहे हैं, ठीक है, पर ये भी अच्छी बात है, पर इसका ड्रॉबैक भी आप सबको बताएं। ठीक है, लोग लिखते हैं ना फिर आप भगवान बन जाइए, फलाना कर दीजिए, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे आता है भारत इन पेरिस कैंपेन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, आप सबको पता है यहाँ पर ओलंपिक्स की बात होने जा रही है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कहता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स, जो कि कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर है, फ्लैग्ड ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसका नाम क्या है, भारत इन पेरिस कैंपेन, जिसमें एक छोटा सा मैराथन कराया गया 7 किलोमीटर का, और कौन से स्टेडियम से, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से, जो कि कहां पर है, नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। कहता है द भारत इन पेरिस कैंपेन, इसका एम क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस फैलाई जा सके और स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके पूरे इंडिया में। क्यों? क्योंकि आने वाले जो ओलंपिक्स है 2024 के, उनके लिए। ठीक है, याद रखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 की अगर हम बात करें तो ये 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक चलेंगे, और कहाँ चलने वाले हैं, पेरिस फ्रांस में चलने वाले हैं। इसका मास्केट क्या होगा, तो ओलंपिक फिगरे होगा, फिरगे होगा, सॉरी, बेस्ड ऑन अ स्मॉल ट्रेडिशनल फिरगेन। ठीक है, एक छोटा सा मास्कट है, अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है बट आप उसको चेक कर लेंगे, छोटा सा एक, ठीक है, रेड से कलर का कुछ है, वो आ जाएगा यहाँ पे। और स्लोगन क्या रहेगा, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ से इसे फ्लैग ऑफ करा है, तो आप याद रखेंगे कहाँ से आएंगे ये वाले आपके पास, तो ये कहाँ से स्टार्ट किए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है। और क्यों किया गया, और अब सीधा क्वेश्चन यहाँ से एक और निकाल लो कि ओलंपिक्स कब होने, कहाँ होने वाले हैं 2024 के, तो आपको याद रखना है वो होने वाले हैं पेरिस में। ठीक है, चलिए आगे आता है। इसके बाद अगला, इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगला आता है हमारे पास, इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, रन विजय। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे रन विजय का कहता है यहाँ पे कि रन विजय एक्सरसाइज हमारी एयरफोर्स ने कंडक्ट करी है, ताकि, और इसके अंदर जो है वो डे नाइट ऑपरेशंस थे, और जिसमें है जो है कैरिड आउट बाय कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट से किया गया है जिसका नाम है शिकू हुईशू 330 MKI एयरक्राफ्ट, जो कि इसका पूरा का पूरा एक पूरा एम था इसको करवाने का। और ये एक्सरसाइज जो है वो कहाँ से की गई है, प्रयागराज से, और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं, तो आप सबको याद रखना है 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे हमारे पास मनाया जाता है। चीफ कौन है अभी, तो हमें याद रखना है VK चौधरी, ठीक है, सॉरी विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी हमें देखने को मिलते हैं अभी, हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गई आपके पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है, कहता है अब ये ड्रग रिपोर्ट आई है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। मतलब जून वाला और जो मई वाला जो मंथ है उसमें रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अपना डेटा बना कर रखिए, साथ में इंडिया का रैंक और इंडिया मतलब जो भी आपको दिखता है कौन रिलीज़ कर रहा है, क्या कितने टॉप हैं, उसकी एक लिस्ट बना कर रखिए। कहता है अकॉर्डिंग टू 2023 वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट रिलीज्ड बाय, अब ये क्वेश्चन देखो, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने ऑन द ओकेजन ऑफ, अब ये कौन से ओकेजन पे पेश करी है, तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग 2023, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो 296 मिलियन जो हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रग को यूज कर रहे थे, कहाँ पे, इन 2021, और अब 23% का क्या हुआ यहाँ पे, बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। ठीक है, कहता है नए डेटा की अगर हम माने और 2021 की अगर हम हु इंजेक्ट ड्रग्स इन 2021 वो कितने थे यहाँ पे, 13.2 मिलियन एंड 18% ऑफ हायर देन एस्टिमेट ऑफ 2020। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जो ड्रग यूज कर डिसऑर्डर से भी वो देख रहे हैं, तो वो कितने हैं, 45% बढ़ चुका है 10 सालों में। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका हेडक्वार्टर आता है वियना में, और वियना कहाँ पर आता है हमारे पास, तो हम याद रखेंगे कहाँ पर आता है ये, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अगला, और ऑस्ट्रिया की राजधानी भी वियना है, आपको पता है, और इसकी स्थापना की गई थी 1997 में, इसकी स्थापना की गई थी, तो आपको भूलना नहीं है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1997 में। अगला देखते हैं, कहता है वर्ल्ड बैंक अप्रूव $10
$255.5 मिलियन लोन टू एनहांस टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, अब ये न्यूज़ बहुत डायरेक्ट है, इसको देख लेते हैं। कहता है वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 को। इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ मिलता है? वॉशिंगटन में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा, याद रखना है आपको। और वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया कौन है? अगस्ते तानो कुआमे। ठीक है, इनके नाम बहुत खतरनाक है भैया, आप पढ़ लेंगे इसको। कहता है अगर हम बात करें वन ऑफ द वर्ल्ड्स बैंक इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक एक इंस्टीट्यूशन ने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इन्होंने 255 या 2555 करके याद रखना, पेपर में टेक कर लोगे वहां पे, मिलियन का लोन दिया है फॉर मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 14 ईयर्स। अगर हम बात करें किस लिए दिया है? ताकि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाया जा सके और करियर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जा सके। किसके बीच में? स्टूडेंट्स के बीच में। और किसको दिया गया है? इंडिया को। आपको याद यहां पर रखना है। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें विल स्पैन 5 ईयर्स और कितने गवर्नमेंट रन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को फायदा देगा? तो 275 को देगा। और जिसमें स्टूडेंट्स की रीच कितनी होगी? 3.5 लाख स्टूडेंट्स एनुअली। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ क्या है हमारे पास, इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आता है हमारे पास फर्स्ट यूनेस्को अल फज़ान इंटरनेशनल प्राइज़। पहला एडिशन हुआ है यूनेस्को का। ठीक है, अब यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर, ठीक है, 1945 को, याद रखेंगे। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में हमें देखने को मिलता है। कहता है यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये 5 एक्सेप्शनल यंग साइंटिस्ट फ्रॉम अर्जेंटीना, कैमरून, चाइना, इजिप्ट और साइबेरिया से लिए गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे विनर्स कौन कौन है। तो फेडरिको एरियल, ठीक है, एरियल अर्जेंटीना से हैं। एबडॉन एगन, ये आ गए कैमरून से। उसके बाद आता है एंड प्रोफेसर यूमेफू, ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएंगे, ये चाइना से होंगे ना, ये चाइना वाले आ गए आपके पास। ठीक है, उसके बाद है हेशम उमरान इजिप्ट से, और उसके बाद है जेलन बाल्दिक, ये आ जाएंगे सर्बिया से। ठीक है, नाम याद करना मैं समझ रही हूँ बहुत मुश्किल होंगे, पर आप धीरे धीरे करके इसे लर्न कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे आता है हमारे पास यहाँ पे अगली देखते हैं न्यूज़। ठीक है, अगली आती है क्रियास्को मित्सोताकिस विंस ग्रीक पीएम। ठीक है, अब KMO, मैं यहाँ पे KMO बोल रही हूँ, लीडर ऑफ ग्रीस सेंटर राइट न्यू डेमोक्रेसी पार्टी वन द नेशनल इलेक्शन, सिक्योर्ड सेकेंड 4-year टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। ठीक है, तो ये जीते हैं यहाँ पर, आपको याद रखना है। ग्रीस की कैपिटल क्या आती है? एथेंस, याद रखेंगे। और करेंसी आती है हमारे पास यूरो। ठीक है, आगे अब आती है बुक, किसके ऊपर आई है? हमारी राष्ट्रपति के ऊपर, जिनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। देखिए यहाँ पे बात करते हैं इनके बारे में। कहता है द्रौपदी, द न्यू बुक टाइटल्ड द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड से रायसेना हिल तक। ठीक है, रायसेना हिल आप सबको बताए जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, रायसेना हिल, ऑथर्ड बाय जर्नलिस्ट जिनका नाम क्या है? कस्तूरी रे। तो कस्तूरी रे ने क्या लिखी है? द्रौपदी मुर्मू की लाइफ के बारे में, कि किस तरीके से उनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, एक ट्राइबल एरिया से रायसेना हिल तक वो कैसे पहुंची हैं, उसके ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी किताब लिखी है। आप सबको पता है कि ये पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है हमारे पास, याद रखना है आपको। और ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है इंडिया की। पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल, आप याद रखेंगे। और दूसरी कौन है अपने पास यहाँ पे? द्रौपदी मुर्मू। कहाँ से बिलोंग करती है? तो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, आपको याद रखना है। और कभी वेरी स्पेसिफिक अगर आपसे क्या आ जाए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाए तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप याद रखेंगे। ट्राइब कौन सी आती है इनकी? संथाल। और संथाल जो ट्राइब है वो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ST पॉपुलेशन में काउंट की जाती है। 3rd लार्जेस्ट ST पॉपुलेशन में काउंट, या शेड्यूल ट्राइब उसको ऐड यहाँ पर किया जाता है। पहली कौन सी है? तो पहली आती है आपके पास भिल, याद रखेंगे आप, और गोंद। ठीक है, और उसके बाद 3rd कौन सी है आपके पास? यहाँ पे संथाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं। कहता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज इन इलिसिट ट्रैफिकिंग। अभी आपने इसी से मिलता जुलता पीछे भी न्यूज़ देखा था, उसी को थोड़ा सा हमें जोड़ना है और इसके साथ देखना है। देखो, कहता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग
ड्रग एब्यूज़ में अकेला एक ही चीज़ नहीं आती है, इसमें ट्रैफिकिंग बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इलीगल ट्रैफिकिंग आ गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसके साथ आ जाएगी, ठीक है, टेररिज्म आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके साथ काउंट की जाती हैं। तो कहता है ये कब ऑब्जर्व किया गया है, 26 जून को, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके किसके बारे में, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज़ एंड इलीगल ट्रेड से जो नुकसान होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। और आपको पता है इसकी थीम क्या है, पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, ये इसकी थीम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए छोटी छोटी न्यूज़ है इस बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पर पेपर के लिए आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे अब कहता है पहला कैनरा बैंक एक ऐसा पहला पीएसबी बैंक बना है जिसने फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करा है यूपीआई के यूपीआई जो पेमेंट है थ्रू रुपए क्रेडिट कार्ड से, इसको यहाँ पर इशू करने की बात की गई है। और किसके साथ एसोसिएट हो के, एनपीसीआई, आप सबको पता है इसके बारे में। और फैसिलिटी जो है वो अवेल की जाएगी कैसे, तो उस ऐप का नाम होगा कैनरा AI1। क्या नाम होगा उसका, कैनरा AI1। अच्छा, कैनरा बैंक की बात करते हैं अगर हम, तो हमें याद रखना है, कैनरा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई, शायद आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, मैं बना देती हूँ, 1 जुलाई 1906 को। और इसका अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो कर्नाटका, मतलब बेंगलुरु कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है हमें, तो बेंगलुरु कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो कौन सा बैंक हुआ ये हमारे पास, कैनरा बैंक हुआ। और जब आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, तो जब आप कोस्टल एरियाज पढ़ रहे होते हैं तो आप कैनरा कोस्ट पढ़ते हैं, तो वो कैनरा कोस्ट एक्चुअली में कौन सी है, वही कर्नाटका कोस्ट वाली को ही बोला जाता है कैनरा कोस्ट। आगे आते हैं, अगला आता है झूलन गोस्वामी, हेदर नाइट, 2 नाम आ गए, तीसरा नाम आ गया इयॉन मॉर्गन। इन सब ने MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को ज्वाइन करा है। इसके बारे में हम पहले भी किसी करंट अफेयर में बात कर चुके हैं, शायद पहले भी था ये वाला। झूलन गोस्वामी जो कि पुरानी जो है इंडियन वुमेन क्रिकेटर है। हेदर नाइट की बात करें तो वो इंग्लैंड की जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन भी रही हैं। इयॉन मॉर्गन की बात करें तो ये इंग्लैंड मेंस क्रिकेट के जो है इन सब ने जो है वो किसको ज्वाइन कर लिया है, मैरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब को, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी है। अगर हम इन तीनों की मतलब इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखो लिखा है द कमेटी अहेड ऑफ इट्स अपकमिंग मीटिंग, कहाँ पर होने वाली है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इन लंदन UK, जिसे होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, जिसको ओन किसने करा है, MCC ने करा हुआ है। MCC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो करंट अभी के और जो पुराने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, एम्पायर हैं और ऑफिशियल्स हैं, उनको एक साथ लेकर आती है और उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसके बारे में भी। अगला आता है हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ UN। ठीक है, बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। कहता है डायरेक्टर ऑफ UN ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, बात करते हैं इनके बारे में। देखो, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस, तो आपको एक क्वेश्चन तो मिल गया, UNSG के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटरस है। इन्होंने आरती होला मियानी, जो कि इंडियन ओरिजिन सैटेलाइट इंडस्ट्री की एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से हैं, UK से हैं, इनको यहाँ पर अपॉइंट करा है। आपको समझना है इसके बारे में। ये किसको सक्सीड करने वाली हैं, तो सिमोनेटा दी पीपो ऑफ इटली को क्या करने वाली हैं, सक्सीड करने वाली हैं। आप याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। इसके बाद अगला आता है स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम होने वाले हुए हैं, कहाँ पर, बर्लिन में, इसके बारे में बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर, अभी आपने पढ़ा था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है अपने पास, अनुराग सिंह ठाकुर, सेंड्स ऑफ इंडियन कंटिजेंट ऑफ 198 स्पेशल एथलीट्स टू स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में उनको भेजा गया है। इंडिया टीम की बात करें तो उसने कितने मेडल्स जीते हैं, 202, जिसमें से 76 गोल्ड हैं, 75 सिल्वर है, 51 ब्रॉन्ज है, जो कि कहाँ पर हुआ है, बर्लिन में हुआ है। ठीक है, बर्लिन किसकी राजधानी है, जर्मनी की। जब भी जर्मनी याद आता है एक लेडी याद आती है यहाँ से, मैडम भिकाजी कामा, शायद आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का झंडा भारत के बाहर लहराया था, और कहाँ पर, जर्मनी के स्टुगार्ट में लहराया था, याद रखेंगे आप। ठीक है, और मैडम भिकाजी कामा को ही मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज
कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आता है। इसके बाद इसका मास्कट क्या था? यूनिटी, ताकि ये पूरे के पूरे जो लोग हैं उनके इमोशन, उनके जॉय, टुगेदरनेस, प्राइड, एक्साइटमेंट को दिखा सके। मोटो क्या था यहाँ पे? अनबीटेबल टुगेदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। चलिए अगला आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे मनाया गया है 27 जून को। अब ध्यान देंगे आप यहाँ पे क्या मनाया गया है, यहाँ पे 27 जून को ये डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी। कहता है कब मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। और ऑन द ईव ऑफ यूनाइटेड नेशन MSME डे, मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उद्यमी भारत मतलब एंटरप्राइजिंग इंडिया इसकी थीम रखी है, मतलब थीम बोल सकते हो, या इस तरीके से इसको यहाँ पर नवाजा गया है। और इसे कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? तो विज्ञान भवन, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हमारे मोदी जी कहाँ गए हैं? USA गए हैं, याद रखना है आपने। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी जी ने विजिट करा है कहाँ पर? USA में। देखते हैं इसके बारे में भी। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कहाँ पर गए थे? US विजिट करा है उन्होंने। जो वर्ल्ड लीडिंग एयरक्राफ्ट इंजन मेकर GE एरोस्पेस, इनके साथ एक MOU साइन हुआ है हमारा, ध्यान देना। क्या है नाम इसका? वर्ल्ड की एक लीडिंग एयरक्राफ्ट इंजन मेकर है जिसका नाम है GE एरोस्पेस। इसने हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ क्या करा है? एक MOU को साइन करा है। ठीक है, याद रखेंगे, ताकि फाइटर जेट्स इंजन को प्रोड्यूस किया जा सके। किसके लिए? हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए। इंडिया और USA ने ये एग्रीमेंट साइन करा है। ठीक है, और एग्रीमेंट साइन करा है और किस चीज़ पे करा है? आर्टेमिस अकॉर्ड, ए जॉइंट इंडो US मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो पहला किस पे करा था? फाइटर जेट पे, याद रखेंगे आप। सेकेंड पे किस पे करा है? स्पेस स्टेशन पे करा है, याद रखेंगे आप, मतलब स्पेस रिसर्च पे करा है। उसके बाद जो है एज पर द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड बाय PM मोदी, और US के प्रेसिडेंट कौन है? जॉय बिडेन, आप सबको पता है। एंड द US एंड द इंडिया अनाउंस्ड $2 मिलियन ग्रांट प्रोग्राम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तीन चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। एक आ गया आपके पास जेट वाला, ठीक है, एक आ गया आपके पास जेट इंजन मतलब फाइटर जेट इंजन वाला आ गया। सेकंड आपके पास कौन सा वाला आ गया? यहाँ पे स्पेस रिसर्च वाला आ गया। और थर्ड आपके पास यहाँ पर आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे किन किन चीज़ों में हुई है। तो यहाँ पे पेपर से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनमें से किस पे नहीं हुई है, याद रखना है आपने। ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया इन्वेंटेड एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिजीनियसली इन इंडिया। इसके साथ भी हमने वहाँ पर साइन करा है। उसके बाद है ये पहले PM हुए जिन्होंने इस जॉइंट मीटिंग को यहाँ पर क्या कर, पहले नहीं हुए वैसे तो, पहले हुए जॉइंट मीटिंग ऑफ US कांग्रेस के। ठीक है, और दूसरी बार अगर हम बात करें तो इन्होंने पहले एड्रेस करा था कांग्रेस को 2016 में। ये थर्ड इंडियन लीडर बने जिनको स्टेट विजिट पे वहाँ पर बुलाया गया था, क्योंकि एक बार तो हमारे मनमोहन सिंह भी गए हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह वाले टाइम पे भी था। उसके बाद है बोइंग इन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन द US हैज़ अनाउंस्ड $। अब किस में किया जाएगा? ट्रेन पायलट, इंडियन पायलट्स को भी बोइंग जो है वो क्या करेगी? ट्रेन करेगी। और आते आते जो हैं हमारे मोदी जी कहाँ होकर आए हैं? इजिप्ट। तो इन इजिप्ट में इनको क्या किया गया है? इनको एक अवार्ड से नवाजा गया है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड बाय इजिप्शियन प्रेसिडेंट, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। इनके बारे में भी आप करंट अफेयर में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मोदी जी गए हैं और वहाँ पर किन किन चीज़ों में बात हुई है, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है अपने पेपर के लिए। ठीक है, अगला आता है हमारे पास यहाँ पर अगली न्यूज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे जिसका नाम क्या आता है हमारे पास यहाँ पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। अब QS की बात करते हैं। देखो इसका नाम है क्वैक क्वेरेली साइमंस। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक इस तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप ऐसा कह लेंगे एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पूरे के पूरे वर्ल्ड में स्पेशलाइज मतलब कि रैंक देती है। ठीक है, याद रखेंगे इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसकी अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको कब पेश किया गया है? 27 जून को। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मुंबई is the only Indian institute featured among
अमंग 150 यूनिवर्सिटीज़। तो आपको याद रखना ये हमारे पास यहाँ पे हमारे इंडिया का किसने टॉप करा है, तो वो महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है IIT बी मतलब बॉम्बे वाला। उसके बाद ग्लोबल लिस्ट की बात करें तो MIT कैम्ब्रिज USA के इसने टॉप करा है, ठीक है, फॉर द 12th टाइम, और जो कि कब से कब तक 2014 से 24 के बीच में, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे टॉप किसने करा है। पर अगर इंडिया के बेसिस पे पूछेगा तो IIT बॉम्बे, ठीक है, IIT बॉम्बे ने करा है, ठीक है। चलिए, और QS क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया कि एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि किसमें बहुत स्पेशलाइज चीज़ें देती है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। आगे कहता है पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम RBI स्लैब्स फाइन ऑन ऑल फॉर क्रेडिट ब्यूरोज फॉर नॉन कंपाइलेंस, ठीक है। अब आप सबको पता है कि RBI जो है वो एक गाइडलाइंस को रिलीज करती है, अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपको फाइन लगेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, RBI ने फाइन लगाया है 4 क्रेडिट ब्यूरोज पे, ठीक है, जिसमें से पहला कौन सा है, ट्रांस यूनियन CIBIL लिमिटेड, उसके बाद है इक्विफेक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, RIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि उन्होंने अपना डेटा एक्यूरेट तरीके से कंप्लीट करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है, और कंप्यूटर जो कस्टमर कंप्लेंट्स है वो भी यहाँ पे फॉलो अप है। दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू मॉनिटरी पेनाल्टीज बाय द RBI, ताकि नॉन कंपाइलेंस विद द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, कौन से रेगुलेशन के अंदर, 2005 के अंदर, और कंपनी रूल्स रेगुलेशन 2006 के अंदर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अगली बात करते हैं, यहाँ पे अगला आता है, कहता है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाया गया कब, जून 28 को। बात करते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। अब क्यों बनाया जाता है इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, ताकि लोगों में जो है वो इंश्योरेंस प्लान को लेकर अवेयरनेस आ सके और लोग इस चीज़ को लेकर क्या हो सके, जागरूक हो सकें, ठीक है, इस चीज़ को लेकर जागरूक हो सकें। आगे बात करते हैं अगली वाली, 2023 का एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को यहाँ पर क्या किया गया है, पेश किया गया है। देखिए, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसका रैंक है, रैंक्स इंडिया एज 40th पोजीशन, ठीक है। हमारी पोजीशन यहाँ पे क्या बताई गई है, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स पे 40th बताई गई है। द टॉप 3 पोजीशंस है डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड की। देखो भाई, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखो, इसे रिलीज कौन करता है, तो आपको याद रखना है कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसको पेश करता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। टॉप 3 पोजीशंस किस किस को मिली है, तो डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को। इंडिया का जो रैंक है वो ड्रॉप हुआ है 3 प्लेसेस का, पहले 43rd था हमारा, अब 40 है। और कुवैत जो है इज द लेटेस्ट इकोनॉमी टू जॉइन द रैंकिंग, और इसने अपना डेब्यूट मतलब कब से यहाँ पे रोल प्ले करा है, 2023 से, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, यूके पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एग्जैक्ट टाइम तो शुरू होता है 1939 से 45। जब आपने देखा होगा ना, जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, जब हम क्लासेस में भी आपको कराते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ होगा जब हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो हरिपुरा त्रिपुरी सेशन कर रहे होंगे और मौका ढूंढ रहे होंगे कि एक और बड़ा सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया जाए, उसी समय की बात है, यहाँ पे शुरू किया जाता है। तो कहता है ऋषि सुनक जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, इन्होंने ऑनर कराए किसको, एक रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिख सोल्जर जिनका नाम क्या है, राजिंदर सिंह धात, जिनकी एज अब 101 हो चुकी है, और उनको यूके पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। और कहाँ पर हुआ ये रिसेप्शन, 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में, यूके में हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है बेटा, देखो उस टाइम पीरियड पे हम उस समय पे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया उस समय मजबूरी में था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो हमने भी उसका यहाँ पर पार्टिसिपेट पूरा का पूरा किया था, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट ऑफ लाइट है क्या, तो ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखेंगे। पॉइंट ऑफ लाइट है क्या, तो ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना की गई थी 1990 में, ठीक है। कब की गई थी, 1990 में। कहता है अगर हम बात करें तो इन्होंने अनडिवाइडेड इंडिया एक्स सर्विसमैन के एसोसिएटेड भी, मतलब उस एसोसिएशन में भी ये मेंबर थे। अब एक और बात को देखिए, ये लास्ट सर्वाइविंग व्यक्ति हैं इस पूरे के पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, लास्ट बोलने का मतलब है इंडिया के मैटर पे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। कहता है फ्रेंच
IGA टेस्ट फायर्ड VMAX हाइपरसोनिक ग्लाइडर टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कहता है फ्रेंच डायरेक्शन, अभी आप पढ़ेंगे इसको, देखेंगे आप, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मामेंट्स, फ्रांस सक्सेसफुली एक कंडक्ट कराया उसने VMAX को। और अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल मैन्यूवरिंग व्हीकल, हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल की अगर हम बात करें तो मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में ये सबसे बड़ी चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेंगे कितने से कितना गया है, कितना नहीं गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किसने कराई ये सक्सेसफुली, हमारी मतलब हमारी नहीं, फ्रांस ने कराई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। इस दिन एक्चुअली किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? लेट प्रशांता चंद्र PC महानलोबिस। अगर आप बात करें इनका सेकेंड 5 ईयर प्लान में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, आप याद रखेंगे। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप। और अगर हमसे कभी पूछे कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड वाला तो बेटा 20 अक्टूबर को होता है, पर इंडिया वाला कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। थीम क्या है इसकी? तो आप याद रखेंगे अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क। वैसे तो मैं आपको लिख के दे दूँ, इतनी बड़ी याद नहीं होनी है, ठीक है, पर आपको नमोनिक बना के याद कर लेना इसको, ताकि आपके पेपर में काम आ जाए, ठीक है। और इनका जन्म जो है वो 1893 में हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। और सेकेंड 5 ईयर प्लान, मैंने अभी आपको बताया ना कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर देखने को मिलता है। और इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी कहाँ पर? कैलकाटा में, ठीक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी इन्होंने कैलकाटा में, और वो कब करी थी? 1931 में। कब करी थी? 1931 में, ठीक है। चलिए अगला आता है हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसके बारे में हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो कहता है Hurun Research Institute released ASK Private Wealth Hurun India Future Unicorn Index 2023। अब यहाँ पे ना ऐसे स्टार्टअप्स की बात की गई है जो आने वाले टाइम पर यूनिकॉर्न बन सकते हैं। यूनिकॉर्न मतलब एक तरीके से यूनिक बोल सकते हो, ठीक है, पावरफुल बोल सकते हो, स्ट्रेंथन बोल सकते हो आप उनको, उनके बारे में बात की गई है। तो इंडिया के जो हैं वो 3 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको इन यूनिकॉर्न में ऐड किया गया है, जिनके आने वाले टाइम पर जो सिचुएशन है वो ठीक हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद 5th UK इंडिया अवार्ड्स 2023 यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पुरानी राज्यसभा मेंबर और इंडिया की फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम की बात करें, जो कि अभी 40 वर्षीय हैं, इनको ऑनर किया गया है इंडियन ग्लोबल फोरम यूनाइटेड किंगडम स्पेशल अवार्ड ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, जो कि कहाँ पर हुए थे आपको याद रखना है, फेयरमाउंट विंडसर पार्क, और ये विंडसर कहाँ पर आता है? UK में आता है। शी रिसीव्ड द अवार्ड फ्रॉम द इंडियन हाई कमिश्नर टू द UK, जिनका नाम क्या है? विक्रम दोरास्वामी, and shared her remarkable 20-year journey filled with dedication and unwavering commitment in the sport of boxing। आप सबने मैरी कॉम मूवी भी देखी होगी, ठीक है। अगर आप मूवी को भी देखते हैं तो आप वहाँ पे भी देखेंगे कि वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपने आप को इन सब चीज़ों में। कहता है इंडियन फिल्म मेकर को भी मिला है जिनका नाम है शेखर कपूर, उनको नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, उनकी मूवी थी एलिजाबेथ द गोल्डन एज, इसको भी ऑनर किया गया। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि एलिजाबेथ वाला गोल्डन एज था, पर चलो मान लेते हैं हम भी इनकी बातों को। तो इसको भी यहाँ पर लाइफ टाइम मतलब इंडिया और जो UK है उसके रिलेशन की स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई है। और ये वही एलिजाबेथ है जिसने 31 दिसंबर 1600 को फरमान दे दिया था कि जाओ भैया भारत में जाइए और खूब उदंड मचाइए, ये वही थी, ठीक है। कहता है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनको भी क्या दिया गया है? बिजनेस प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है इनके बारे में भी। आगे आते हैं, इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं। कहता है इंडियाज एम्बेसडर टू WTO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजेंद्र नवनीत का जो कि एम्बेसडर हैं और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के WTO में, ठीक है, और उनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया है, इतना याद रखना है। अगर हम बात करें WTO की बात करें तो स्थापना हुई थी 1995 में, हेडक्वार्टर आते हैं जिनीवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो। अब बहुत खतरनाक है ये, आप पढ़ लेंगे इसे, ठीक है। आगे
अगला, ग्रेटर चाइना चाइना नहीं, चेन्नई पुलिस लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन इन चेन्नई। ठीक है, तो पहला पुलिस ड्रोन यूनिट जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? चेन्नई में किया गया है। चेन्नई का पुराना नाम क्या है? आप सबको पता होगा, मद्रास, और इसी मद्रास में हमारी पहली म्यूनसिपैलिटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए कहता है ग्रेटर चेन्नई पुलिस अ डिवीजन ऑफ तमिलनाडु पुलिस, तमिलनाडु पुलिस का एक डिवीजन है, इन्होंने पुलिस ड्रोन यूनिट करा था। ठीक है, एरियल सर्वेलेंस करा था चेन्नई में, जो कि सक्सेसफुल हुआ है। इस यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल कितने ड्रोन्स थे? तो 9 ड्रोन्स थे। 3 कैटेगरी में थे, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद है हैवी लिफ्ट, और उसके बाद है लॉन्ग रेंज। ठीक है, द ड्रोन्स आर इक्विप्ड विद ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन कैमरास, जो कि व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन डेटा और इन सब चीज़ों को भी ले पाएगा। तो ऑटोमेटिकली है, ऐसी चीज़ों से हमारे जो पुलिस वाले हैं उनकी जो मेहनत है थोड़ी कम हो जाएगी, नाके नोके पे कम लगेंगे बेचारे, पर ड्रोन की सहायता से बहुत सारी चीज़ों को ईजी किया जा सकता है। अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में देखें तो क्राइम इन सब चीज़ों में बहुत हेल्पफुल है, और अगर आम जनता की बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा खराब हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगली लास्ट न्यूज़ है हमारे पास ये, जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, जून 30 को ये मनाया जाता है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड की जो पार्लियामेंट होती है उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती हैं। और जब आप पार्लियामेंट वाला चैप्टर पॉलिटी के अंदर भी पढ़ते हैं तब भी आप पढ़ते हैं कि ऐसी जो हमारे स्पीकर होते हैं वो और पार्लियामेंट के लोगों से मिलने जाते हैं, उनके स्पीकर से मिलते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं हमारे पास। देखिए कहता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब। कब मनाया जाता है? 30 जून को, याद रखेंगे। अगर हम बात करें इसमें, ताकि मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग हो पाए कि आपकी मेरी बातचीत इतनी अच्छी हो पाए कि ताकि हम डे टू डे जो लोगों की ज़िंदगी है उसको भी यहाँ पर ठीक कर सके। द डे ऑल्सो मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन, सॉरी इंडियन नहीं, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है वो नेशनल पार्लियामेंट्स का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1889 को इसकी स्थापना की गई थी। थीम क्या है इसकी? तो पार्लियामेंट फॉर द प्लैनेट, इसकी थीम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें इसके बारे में, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन के, अभी लिखा था ना आपने यहाँ पे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आप बोलेंगे नहीं कहाँ पर है इसके हेडक्वार्टर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना वहाँ पे लिखी हुई है 1889 में हुई थी। ठीक है, चलिए तो थैंक यू भी हो गया है। आपके पास यहाँ तक का सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है 1 जुलाई तक का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।